All right, guys. Good afternoon from here. सबको सलाम आदाब. और we done with our first meeting. जो last time हमने discussion किया. It's about the basic terminologies, and we also discussed the course outline. ठीक है. बच्चों ने बड़ा अच्छा feedback दिया. सही है, especially वो जो यानी जिनका फाइनेंस से और इन सारी चीजों से, इन सारे जार्गन से दे हैड नो प्रीवियस रिलेशनशिप, तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया. इसका ये मतलब नहीं है जिनका ये बैकग्राउंड था उन्होंने बुरा फीडबैक दिया, उन्होंने भी अच्छा फीडबैक दिया, लेकिन एक बड़ा अच्छा. और ये फीडबैक जो है दैट्स ऑलवेज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, फॉर द स्पीकर्स, फॉर द ट्रेनर्स. और देखिए, इन कोर्स को कराने का मकसद ये तो बहुत पहले असल में होने चाहिए था. बात ये है कि हमारी मार्केट ये जो एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट, अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इश्यू इसमें यही है ना कि and you always hear this thing that the stock market is controlled by 1 or 2 players, 3 players, few players. सही ना, ये एक बड़ा मसला. उसके पीछे वजूहात बहुत सारी है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह क्या है, यानी अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कंपेयर करते हो तो मसला यही होता है ना कि उस मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना दैट्स वेरी इजी, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलर्स नहीं. देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने कंपनी की भी बात की थी, एक कंपनी भी जिसमें यू इन्वेस्ट, अ पब्लिक इन्वेस्ट, यानी उसमें पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक का स्टेक शामिल होता है, तो उसको चलना कैसे चाहिए? उसको चलना चाहिए एज पर लॉ एंड विदाउट न्यूट्रल, इम्पार्शियल, जस्ट, इक्विटेबल एंड विदाउट द डोमिनेंस ऑफ 1 or 2 मेंबर्स. की बात ये ना, अगर लाखों लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और डोमिनेंट कोई 1-2 कर रहे हो, यानी उन्हीं की गेम चल रही हो, तो इसका मतलब तो we becoming fools. सही ना, वो जिस तरीके से चाहेंगे अपने तरीके से गेम चला लेंगे. यही मसला है कि अपनी मार्केट को ऊपर और नीचे करना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्लेयर्स ही 2-4 होते हैं, वो कर देते हैं गेम उन्हीं का, जिसको हम लोग अपनी टर्म में कहते हैं पाड़ा. सही है ना, कि ये फलाने का पाड़ा है और ये फलाने का नाम में नहीं लेते इस तरह. तो भाई इनके हैं यही, जिस स्टॉक को चाहते हैं, स्टॉक शेयर जिस स्टॉक को चाहते हैं उसको ऊपर का ताला लगा देते हैं, अपन लॉक, वो डिस्कस है. जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, गिरा के पब्लिक को डिमोटिवेट करके ले लेते हैं माल, और जब ये है कि पहनाना होता है माल तो पब्लिक को पहना देते हैं, यानी इन्हीं के हाथ में गेम चल रही थी. जबकि यहाँ पर ये गेम इस तरह नहीं चलती, जो कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स. उसके पीछे मैंने कहा जो वजह है वो क्या है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह फाइनेंशियल लिटरेसी है. फाइनेंशियल लिटरेसी कि लोगों के पास ये समझ, ये तालीम, ये फाइनेंशियल काबिलियत नहीं है, जिसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर खुद तो काबिल है, इट्स अबाउट द मेडिकल साइंस एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट्स अबाउट डूइंग इन्वेस्टमेंट, उसने कहा मुझे तो ये पता ही नहीं है यूनिट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, शेयर बाजार क्या भला है, पता ही नहीं बात. जबकि पुल के इस पार अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों को ये समझबूझ जरा बेसिक सी, यानी जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें, रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज की फाइनेंशियल लिटरेसी होना, तो इस कोर्स का यानी वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, कि लोगों के पास ये फाइनेंशियल लिटरेसी आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और वो जो इफेक्ट है ना उसका डाइल्यूट होना वो बहुत जरूरी है. लेकिन जाहिर है इस कोर्स से भी करेंगे और आगे भी और बहुत कोर्सेज होने चाहिए, मे बी दिस विल बिकम अ बेंचमार्क एंड पीपल विल मे बी इन फ्यूचर दे लॉन्च, मे बी मोर ट्रेनर्स विल कम इन और वो काम करें. फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है. मुझे अभी भी याद है एक दफा आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम सिंगापुर टू पाकिस्तान, तो जो उनका जो अखबार था, द वेरी फेमस वन, जैसे अपने यहाँ जंग और डॉन और इस होता है ना, तो उसमें पता नहीं क्या नाम था उसका, फास्ट या आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, पुरानी बात होगी. उसमें उसने सबसे पहली जो न्यूज चल रही थी वो इट्स अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब आप सोचे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुतालिक, यानी अगर जंग में या डॉन में फर्स्ट न्यूज आ जाए गवर्नेंस, और लोग बोलेंगे कौन सी बातें हो रही है, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ टेक्निकल जार्गन. इवन फाइनेंस के लोगों को नहीं पता होता, जब लोग पढ़ा रहे होते हैं उसको उनको नहीं पता होता कि क्या बातें हो रही है कॉर्पोरेट.
वो न्यूज उस पर चल रही थी। तो आप सोचें कि इसका मतलब जब एक आम न्यूज़पेपर पे इस तरीके से खबरें चलती होंगी, और वो आम न्यूज़पेपर दे ऑलवेज लुक एट देयर ऑडियंस, इट मींस द ऑडियंस इज लिटरेट अबाउट ऑल दीस स्टफ, ऑल दीस चैनल्स है। तो एक ये बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका। चले, तो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो दायरे, इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स, वन स्टेप टुवर्ड्स दिस फाइनेंशियल लिटरेसी। आज की जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्टिव है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। आज की क्लास में कैलकुलेशन भी होगी, चाहिए ना, आज की क्लास में कैलकुलेशन भी है। आज की क्लास के बाद यू विल बी एलिजिबल टू स्टार्ट योर ओन अकाउंट, ठीक है। और मैंने आपसे अपनी जो वीडियो जो एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर सकता, मेरा कोई ब्रोकरेज हाउस नहीं है, मेरा मेरे भाई का, हम लोग वी आर नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कि हम आपको बताएं कि जी ये शेयर खरीदो जिसके पीछे हमारा कोई कट हो, या कोई ब्रोकरेज हाउस बताएं। अगर कोई मेरे मुंह से नाम निकलता भी है वो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरा अकाउंट किस जगह, बस इससे, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं कि और क्या होना है, ठीक है ना। तो आज के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि यू कैन स्टार्ट योर ओन अकाउंट। आज या नेक्स्ट क्लास में भी जब हम लाइव ट्रेडिंग देख लेंगे, लेकिन आज भी आप आ सकते हो, क्योंकि अभी आपको कुछ बैड न्यूज भी सुननी है, गुड न्यूज भी है, और दायरे वो सीखना है तो गुड न्यूज, लेकिन फिर बैड न्यूज भी है, ठीक है। खैर लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि विल टॉक अबाउट हाउ टू ओपन एन अकाउंट, एक अकाउंट कैसे खोलना। और आज अकाउंट खोलना कितना मुश्किल है, यही बैड न्यूज है कि आज अकाउंट खोलना मुश्किल क्यों हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। खुल तो जाता है बट इट टेक्स टाइम, सही है। अच्छा, और हमने आज बात करनी है, विल टॉक अबाउट सम बाइंग ऑफ शेयर्स एंड कमीशन थिंग, कि भाई क्या कमीशन लगता है, क्या टैक्स लगता है, प्रीमियम अकाउंट क्या होते हैं, थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड पे भी, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जब मैं उसके प्रॉब्लम से बात करूंगा तो फिर मार्केट क्यों हॉल्ट होती है, ये सारी चीजों पे हम, क्रेडिट कैसे लेना है, मार्जिन कॉल क्या होती है, इन सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो मे बी विल टॉक, 1 घंटा तो हमें लग जाएगा, सही। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, ओपनिंग एन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, इस वक्त आपको पता ही है दुनिया में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू चल रहा है, आपके सामने कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो FATF ने उठा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया, यानी धुंधली लिस्ट में डाल दिया, ठीक है ना। डिस्क्लोजर्स और इकोनॉमीज और सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। फिर अगर हम छोटी सी मिसाल ले लें, जैसे मेरे लिए ये मैंडेटोरी है, लॉ है एज पर US, सही ना, कि मुझे अपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज, मुझे पाकिस्तान की इनकम, अगर कोई आई हैव अ पार्टनरशिप और एनीथिंग व्हिच इज मोर देन 10% जिसमें मेरी होल्डिंग हो, जैसे मेरा कॉलेज है उसमें होल्डिंग वो, और मुझे अपने बैंक अकाउंट में इफ आई हैव जस्ट $10,000, सही है ना, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी चीज, वो सारी चीजें, उसके टैक्स रिटर्न सब कुछ मुझे यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो मैं जब भी यहाँ पर जब टैक्स अपने रिटर्न फाइल करता हूँ, अभी मैंने किए, तो उसमें सारी मुझे वहां की अपनी प्रॉपर्टीज भी, अपनी कोई अगर इनकम है, रेंटल इनकम, जो टीचिंग इनकम, सब कुछ मुझे वहां की भी डिस्क्लोज यहाँ करनी होती है, ठीक है। ये मसाइल तो चल ही रहे। अच्छा, अब देखिए, अगर एक अकाउंट खोलना होता है तो अगर बिल्कुल सीधी सी बात करें तो अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, यू जस्ट नीड योर NIC। जो सुने, एक आपको चाहिए आपका NIC, या फिर नाइकॉप, अगर पुल के इस पार रहते हैं और नाइकॉप बनाया हुआ तो नाइकॉप, NIC ये मैंने लिख दिया, नाइकॉप कर दिया, ठीक है। आपको चाहिए, जाहिर है आप एक ब्रोकर अकाउंट खोल रहे हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक अकाउंट, सही है ना, हम बात कर रहे हैं ब्रोकरेज अकाउंट खोलने की, है ना। जो आप एक ब्रोकर के पास अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलोगे, जिसमें आप शेयर अकाउंट जो खोलोगे अपना, कि जिसके अंदर फिर आपके शेयर्स जिससे आप बाय करोगे और सेल करोगे, ऐसे ही, ये कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे। लेकिन उस अकाउंट में फंड्स कैसे आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे कि आपने कैश लेके चले गए कि भाई ये मेरे अकाउंट में डाल देना, नहीं, कैश लेके यू गो टू द बैंक एंड यू सबमिट द कैश इन द बैंक, सही है ना, और बैंक से फिर यू ट्रांसफर इट टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सही है ना, जो आपका शेयर अकाउंट है, जो आपका ब्रोकर के पास अकाउंट है। तो एक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए NIC। दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो है योर बैंक अकाउंट, आपके पास एक बैंक अकाउंट, और फिर एक दो चीजें वो कहते हैं कि आपके पास एक लैंडलाइन कोई नंबर हो इस तरह, यू नीड टू हैव ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो मुश्किल है ही नहीं इसमें। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, देखें, एक बैंक अकाउंट खुलवाना, लेट्स गो वेरी सिंपल। अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, क्या करना होता है,
उसके लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। घर का एड्रेस हो, एक आधा बिल हो तो बैंक अकाउंट खुल जाता है। बल्कि अगर आपको याद हो तो बैंक अकाउंट तो लोगों ने घर की नौकरानियों के नाम, हाँ, बेनामी अकाउंट कितने सबने किया हुआ था भाई। ये सारी चीजें भाई के नाम, बहन के नाम, या दोज हु आर नॉट ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट, या जिनके पास दे डोंट हैव एनटीएन, उनके नाम पे ये सब तो चलता ही रहा, आज भी चलता ही है, सीधी बात है। अब बात ये है कि बैंक अकाउंट खोलना कितना आसान होता था, लेकिन आज अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट खोलना भी मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में इफ यू गो टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिनके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग के इतने इल्जाम लगे और इतनी पेनल्टीज लगी, अगर आप किसी बैंक में जाए तो नाउ यू हैव टू बी इन पर्सन, आपको जिंदा जावेद जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि जी आई एम बिजी, या मैं बीमार हूं, अगर कोई कहता है कि मैं बिजी हूं या मैं बीमार हूं और मैं खुद से नहीं आ सकता, तो द बैंक मैनेजर एंड द स्टाफ ऑफ द बैंक दे गो टू योर हाउस, सही ना, बिकॉज दे हैव टू सी यू इन पर्सन। क्या वजह हो गया भाई? आज वो आपको देखना चाहते हैं कि भाई जिसका हम अकाउंट खोल रहे हैं, इज ही द जेन्युइन पर्सन, इज ही द राइट पर्सन। फिर ये बंदे का एनआईसी, उसकी वेरिफिकेशन, फिर लेट्स से योर एम्प्लॉयमेंट लेटर, वो आपको देना होता है कि भाई मेरी तनख्वाह है लेट्स से 25,000 रुपीज, और पहला ही चेक आप जमा करा रहे हो 2.5 लाख रुपए का या 2.5 मिलियन का। तो पहले तो कोई मसला नहीं होता था, आज तो सबसे बड़ा मसला है कि ये कैसे आ गया, ठीक है ना। ऑल्दो बैंकर्स का इंटरेस्ट अपनी जगह है, लेकिन दे हैव टू रिपोर्ट इट टू द स्टेट बैंक, और कुछ कंट्रोल ऐसे आ गए जो बाय डिफॉल्ट ही, जैसे 2 मिलियन की आपने ट्रांजेक्शन की, बाय डिफॉल्ट वो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चली जाएगी। तो पता ये चला कि जिस तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाना वो कैसे होता था, बड़ा आसान काम होता था, लेकिन आज बैंक अकाउंट खुलवाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल यही बात है कि जब आप अभी ये ब्रोकरेज अकाउंट की बात करोगे ना, वेदर यू गो टू आरिफ हबीब या एकेडी या जहांगीर सिद्दीकी जेएस में आप अकाउंट खुलवाते हो, या और बहुत सारे उसमें, जैसे मेरा अकाउंट जो है वो एकेडी में। अब कहने को तो ये लग रहा है कि एनआईसी और ये सब जमा कराना है, लेकिन अब मसला ये हो गया है, अब जरा तवज्जो सुने। आज आपका एक अकाउंट होना, एक शेयर अकाउंट होना, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना, एक ब्रोकरेज अकाउंट होना, इट इज लाइक एन एसेट। जिसका ये अकाउंट एक दफा खुल गया है, उसके लिए आज ये एक एसेट की तरह है। जैसे मेरा अकाउंट खुला हुआ है ना, तो अब ये आज एक एसेट की तरह है, ये ऐसी मजबूत चीज बन गई है, क्योंकि अब इसको खुलवाना बहुत मुश्किल हो गया है। वजह क्या हो गई? आपने अपना एनआईसी वगैरह भेजा, बोला जी उसकी वेरिफिकेशन, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा और क्या करवाना है, बोला जी वो बायोमेट्रिक भी होंगे, ऑलराइट चलो भाई बायोमेट्रिक भी होंगे। अच्छा उसके बाद आपका फिर बैंक अकाउंट, वो फिर वेरिफिकेशन के लिए चला जाए, वेरिफिकेशन के लिए चला जाए एनसीसीपीएल, उनके पास बैकलॉग इतना है फॉर्म्स की वेरिफिकेशन का कि उसमें कोई 15 दिन ले रहा है, कोई 20 दिन ले रहा है, कोई महीना ले रहा है, यानी इतना टाइम लग रहा है। अभी एक दोस्त का अकाउंट खुलना था, तो उससे पूछा कि आर यू मैरिड, उसने कहा यस, बोला लाओ भाई मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके आओ, मैरिज सर्टिफिकेट भी ले आओ। यानी इस हद तक, यानी वो डिटेल जा रहे हैं। देखो ये हो क्या रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह क्या है, उसके पीछे वजह ये है, हमें ऐसा लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट या हमारा एफबीआई, नो दे आर वेरी इनोसेंट पीपल, वो ऐसे लोग नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि एफएटीएफ ने जो हमें ग्रे लिस्ट में डाला, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो क्वेश्चन मार्क हो गए इन कंट्रीज के ऊपर, तो उसकी तरफ से रेगुलेटर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी चेंज द कलर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो एससीसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक्स के लिए, ये आपकी सारी सिक्योरिटीज के लिए, इनको इन रेगुलेटर्स को इन्होंने इतना टाइट कर दिया, और इन रेगुलेटर्स से कहा कि अब देखो जब रेगुलेटर को टाइट कर दिया तो ऑब्वियसली दे विल पास ऑन देयर बर्डन टू वेयर, टू द कंज्यूमर, टू द कस्टमर्स, सही ना, वो अपने कस्टमर्स को या जिनको ये रेगुलेट कर रहे हैं। तभी ये कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है केवाईसी, नो योर कस्टमर, के बैंकर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दी, इसी तरह ये ब्रोकर्स पे, इन पे ऑब्लिगेशन लगा दी कि आपको अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है कि ये कस्टमर कौन है, ये जेन्युइन कस्टमर है, ये पैसा कहाँ से लाया, इसकी रीजनेबल, इसका बैंक अकाउंट वो क्या है, कब से वो बैंक अकाउंट चल रहा है, उसकी वेरिफिकेशन, सही है ना, उसके बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें। अभी बल्कि मेरा अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इतने टाइम से चल रहा था, अभी मुझे वो बोल दिया कि जी वो आए बायोमेट्रिक करें। अरे मैंने कहा
उधर थोड़े पैसों के लिए मैं फिर टिकट लूं, वहां से आना जाना, यानी अमेरिका से बुला रहे हो बायोमेट्रिक करवाने, ये क्या तरीका है? तो लेकिन बस उनको अचानक सूझी, जबकि 10 साल से मेरा अकाउंट है तो, लेकिन अचानक भाई और बायोमेट्रिक भी करवाना। तो पता ये चला कि ड्यू टू द FATF प्रेशर पास ऑन टू रेगुलेटर्स, और रेगुलेटर्स ने फिर इसके लिए क्या कर दिया, ये KYC का कॉन्सेप्ट, यानी ये सब जो हो रहा है KYC हो रहा है, या इस पे एक चीज कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, के लिए एक टर्म ये भी यूज होती है। कभी कभार वो आपको बोलते हैं ना कि जी वो बहुत टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, तो उसका मतलब यही है कि कस्टमर्स को, यानी आपको अभी हम डिटेल देख रहे हैं, जस्ट लाइक यू गेटिंग अ वीजा, you getting an immigration, so what they do, it's an administrative process, क्या भी administrative process में जैसे। तो इस वक्त अकाउंट खुलवाना इस वजह से मुश्किल है, ऑल्दो डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं चाहिए होता है आपसे, वो बिल मांग लेगा आपसे, एक बैंक अकाउंट मांग लेगा, वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा, फॉर्म वगैरह उसमें जो आपको उनके बेसिक फॉर्म फिलअप करने वो है, बायोमेट्रिक करवा लेगा, NIC नाइकॉप, ये सारी चीज हो जाएगी। अब जरा थोड़ी तवज्जो से थोड़ी बात हो रही है। ठीक है, 20-25 दिन लेता है, जैसे भी एक अकाउंट किसी ने खुलवाया तो उसने भी यहाँ 20 डेज इस तरह लिए, लेकिन उससे मैरिज सर्टिफिकेट ये वो सब चीजें मांगी। ये देखो, ये भी एक चीज है यहाँ पर, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। इन हरकतों की वजह से, ड्यू टू दीज एक्शंस ऑफ रेगुलेटर्स एंड FATF एंड ऑल दिस स्टफ, मार्केट्स आर डाउन। क्यों मार्केट डाउन ऐसे होती है कि आप आज पहुंचे थे लाख रुपया लगाने, कैसे ऐसे कई लोग होंगे ना, जैसे 22 करोड़ आवाम का शहर है, कितने लोग जब वो जाते हैं ना पैसे लगाने, एक आम आदमी को देखो, सही ना, इट्स कॉमन मैन अप्रोच, जब वो जाता है और उससे कोई सवाल करना शुरू कर दे, तो कभी कभार आम आदमी वैसे ही घबरा जाता है, बोलता है यार ये मुझसे क्यों पूछ रहा है बायोमेट्रिक का, और ये इसने मुझसे क्यों पूछा कि तुम्हारी इनकम क्या है, पता नहीं अब कल से मुझ पर टैक्स ना लग जाओ, एंड देयर सो मेनी रूमर्स, सही है ना, और कॉमन मैन है, तो वो कहता है हाँ, मुझे इन्वेस्ट नहीं, फिर घर में उसको बहुत सारे लोग बातें बताने वाले होते हैं, वो डर के पीछे हट जाता है। आप सोचे इन वजूहात की बिना पे, बिकॉज ऑफ दिस FATF एंड वी पुट इन द ग्रे लिस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेटर्स थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें, ये आम आदमी को डिमोटिवेट करती हैं और वो उससे पीछे हटता है, वो बोलता है मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और क्या वजह होती है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी बाहर निकलता है, जो ऑलरेडी अंदर है वो बोलता है मैं भी बाहर आ जाऊं, वो कहता है भाई बाहर निकलो, यानी लोगों का असल में कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इसी वजह से अगर आप देखें ना, जब भी कहीं मसला आएगा, व्हेन इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हाइट मनी, कि भाई आपको व्हाइट मनी की बात करनी है, आपकी प्रॉपर्टी मार्केट फौरन इसका इम्पैक्ट ले लेती है। अभी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी मार्केट गिरने की वजह क्या है, कि भाई वो फौरन वो उस पर आवाज ये लगा दी थी कि भाई आपको व्हाइट मनी दिखाना होगा, व्हाइट मनी डिस्क्लोज करना होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी, और बंदा बोलता है यार अब तो ये खरीदना बेचना खत्म, यानी यू आर ट्रीटिंग इट लाइक एन इन्वेंटरी, क्या आप बाय करते थे बेचते थे, यानी मार्केट में इकोनॉमिक सरगर्मी थी। लेकिन वेरी जरूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मनी होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि जब ये रेड टेपिज्म बढ़ता है, ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है, ये इनएफिशिएंसी लेके आती है मार्केट में, कि यार 20 दिन, अब जरा तवज्जो सुने इसको। एक हमारा दोस्त है, उसने अभी अकाउंट खुलवाया था थाईलैंड में, मैंने भी आपको क्या बोला, हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाना है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, 20 डेज, 25 डेज, मे बी 30, 35, इस तरह, इतनी कितनी देर में अकाउंट खुलता है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अभी मुझे अगर अकाउंट खोलना है अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, कैसे, मुझे सिर्फ अपनी बैंक ऑफ अमेरिका की, ये मेरा अकाउंट, ये बैंक ऑफ अमेरिका की है, सही है ना, या बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट मेरा, और इधर इट्स वेल्स फार्गो, बस विद जस्ट अ क्लिक, दे हैव देयर ओन आर्म्स, और यहीं से आप पैसे डालो और वहीं से निकालो, खत्म। आप जरा थोड़ी देर सोचें, जब आप नेक्स्ट डे जब हम बात करेंगे, जब आप प्राइसिंग को देख रहे होगे, स्टॉक की जब आप प्राइस को देख रहे होते कि यार इस वक्त लेट्स से POL का शेयर है, पाकिस्तान ऑयल का शेयर है, लेट्स से 350 रुपये फॉर एग्जांपल, आपने कहा मुझे खरीदना है 350 रुपये, आपके पास कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग टिप है कि यार ये आपका कोई ऐसा एनालिसिस है, कोई व्हाटएवर, आपने कहा नहीं मुझे ये शेयर खरीदना है, तो उस शेयर को ऐसे नहीं खरीद सकते, मैंने अभी आपसे कहा कि यू नीड टू ओपन एन अकाउंट, सही ना, आपने कहा ठीक है मैं AKD के पास जाऊंगा अकाउंट, उसने कहा आप वो पहले वो ले NIC, आप NIC लेने भागे, आप नाइकॉप लेने भागे, इसको वेरीफाई होगा, NCCPL के पास जाएगा, 20 दिन लगेंगे,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्राइस कहां से कहां हो जाती है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में। तो आप तो उस चीज में इन्वेस्टिंग, अब पता चला जब ये सब कुछ हो गया, लेट्स से जो न्यूज थी वो न्यूज वाज रेलेवेंट ओनली फॉर 2 days, कि वो 2 दिन में शेयर बाय करना था या 1 दिन में बाय करना था या राइट ऑन दैट प्राइस आपको बाय करना था, लेकिन आपके हाथ से तो चला गया। तो इसीलिए ये जो मार्केट्स, ये जो रेगुलेशंस और ये जो रेड टेपिज्म वाला चक्कर है और ये जो इनएफिशिएंसीज है, ये असल में कुछ वीकनेस भी है ना सरकार की, कि ऑलरेडी आपके पास लोगों का डाटा नहीं था या हर बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं थे। वरना होना तो ये चाहिए कि ये रहा आपका ब्रोकरेज अकाउंट और ये रहा आपका बैंक अकाउंट विद जस्ट अ क्लिक। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है आपका अकाउंट खुला हुआ भी होता है, सही ना, आपका अकाउंट खुला हुआ है, जैसे मेरा अकाउंट खुला हुआ, मुझे बाय करना है बड़ी राइट प्राइस है, लेकिन मेरे उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, बैंक से ट्रांसफर करना है, सर ट्रांसफर में 2 दिन लगेंगे, क्या करूंगा, या कोई कोरोना वायरस से बाहर नहीं जा सकते, अब क्या करें। बल्कि मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी ना कि मुझे अगर अपना चेक सबमिट करना है तो मैंने सिर्फ अपने ये बैंक अकाउंट की ऐप खोलनी है, फ्रंट पिक्चर बैक पिक्चर, मनी ट्रांसफर, दैट्स इट, खत्म। ये सारी चीजें जो मार्केट्स में इनएफिशिएंसीज होंगी तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगी भी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, लोग बाहर आएंगे। आप उस तरीके से तो ये मैंने कहा ना थाईलैंड में उसने अकाउंट खोला जस्ट 30 मिनट्स, दैट्स इट। इसी तरह यूएस वगैरह इन मार्केट्स में भी ऐसे ही। ऑलराइट, थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हमने थोड़ी सी इस पे बात की, ओके। हाँ सही है, अब आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं जरा। तो एक सबसे पहले टॉकिंग अबाउट अकाउंट ओपनिंग, और ये जब आपने अपना अकाउंट खोल लिया तो देन दिस अकाउंट वुड बी एंटाइटल। ये किस चीज के लिए एंटाइटल होगा, ये अकाउंट आपने कहाँ खुलवाया, ये अकाउंट आपने खुलवाया, मैंने कहा ना जैसे मशहूर नाम लिया, जेएस का नाम ले लिया और आपका ये आरिफ हबीब का नाम ले लिया, एकेडी ट्रेड में खुल जाता है अकाउंट। ये अकाउंट आपने खोल दिया, ठीक है, ये आपने कहा एज, ये आपने कहा जेएस बैंको जहांगीर सिद्दीकी से सो मेनी, ठीक है। आपने एक दफा अकाउंट खोल दिया। अब चक्कर ये होता है जब आपने अकाउंट खोल दिया, ये आपका एक पोर्टफोलियो, ये आपका एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर यू नीड टू हैव कैश, ठीक है। तो अकाउंट कैसे खोलोगे, कोई बार्टर सिस्टम थोड़ी है कि आई विल प्रोवाइड द सर्विसेज एंड यू गेट मी द शेयर्स। ये अकाउंट के अंदर आपको कैश लाना पड़ेगा। अब वो कैश कैसे लाएंगे, अब जरा तवज्जो सुन ले। वो कैश आप लाएंगे बैंक अकाउंट से, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूँ एकेडी की, मुझे अभी याद है क्योंकि अब तो मैं इतना नहीं, वो इधर आने के बाद तो बहुत कम ही देखता हूँ उसको, लेकिन ये है कि भाई मेरा और ये लोग सब थोड़े उसमें एंगेज रहते हैं, मैं थोड़ा सा, या नहीं समझेंगे, थोड़ा बाहर, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि एक सबसे बड़ी वजह तो टाइम जोन भी है ना, कि वो चेंज हो गया तो रात में वैसे ही बंदे की थोड़ी एनर्जी कमी होती है ऊपर जाके। मैं आपको एक बड़ी इसमें एक बात बताऊं जो मुझे वहां पर बड़ी तकलीफ होती थी इसमें, क्योंकि जैसे मेरा अकाउंट था एकेडी में, मेरा अकाउंट है एकेडी में, तो कैश मुझे सम टाइम अपने अकाउंट में लाना होता था। तो मैंने अभी आपसे कहा कि यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट। मेरा बैंक अकाउंट था लेट्स से स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड था, मैं समिट से भी लाता था और ऐसे नहीं दो अकाउंट ऐसे जैसे। अब इस मेरे बैंक अकाउंट से मुझे इस अकाउंट में, सो दैट आई कैन बाय शेयर्स, इसमें लाने में मुझे 2 दिन लग जाते थे, मुझे लग जाते थे, मुझे 2 दिन लग जाते थे इसमें, ठीक है। तो जिसमें अगर मेरा अकाउंट मीजान में होता तो मैं राइट अवे एकेडी के अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि आप जिस ब्रोकरेज हाउस में जाओगे वो आपको बताएगा कि वी हैव बैंक अकाउंट इन दिस एक्स बैंक और वाई बैंक और जेड बैंक व्हाटएवर। तो अब आप जब बैंक अकाउंट, अब जब आप अपना अकाउंट खुलवाएं तो आप ये जरूर देख लें कि आपका बैंक अकाउंट, अब इससे फायदा क्या होता है, मुझे 1-2 दिन वेट करना पड़ जाता था जब मुझे अमाउंट सबमिट करवाना होता था। लेकिन अगर आपके पास, इफ यू हैव द सेम बैंक, इफ यू शेयरिंग द सेम बैंक, लेट्स से यू हैव द मीजान बैंक एंड द ब्रोकरेज they also have the मीजान बैंक and definitely they'll give you the account number and everything। उससे फायदा ये होगा कि जहां आपको लगा ना कि मुझे आज ये शेयर बाय करना है और इसी वक्त बाय करना, मैंने अभी आपसे कहा कि आप यूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मुझे कभी कभार याद है ऐसा होता था
कि मैंने ये शेयर बाय किया विद जस्ट अ क्लिक, हम देखेंगे लाइव ट्रेडिंग में, विद जस्ट अ क्लिक, और मैं लेक्चर देने खड़ा होता था क्लास में, शेयर आए मेरे अकाउंट में, सही है ना, लेट्स से 120 पे आया, सही ना, शेयर आए और मैं इधर मुड़ा के लेक्चर दूं, इतनी देर में मैंने पीछे देखा तो शेयर लॉक भी हो चुका है, यानी मुझे जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो ऊपर जा चुका है, यानी 120 से लेट्स से 125 का हो गया, मैंने उसी वक्त भेज दिया। यानी एक दफा तो मुझे याद है मार्कर खोलने और बंद करने में ही प्राइस आना जाना हो गया था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब आप सोचें कि जिस प्राइस पे आपको शेयर चाहिए, लेट्स से यू कैन वेट फॉर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स मे बी अ डे, लेकिन अगर आपका ये बैंकिंग का चैनल ही इतना इनएफिशिएंट होगा तो फिर कैसे लाओगे कैश? तो इस चीज को भी एक पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अच्छा अब सवाल ये है, पहले वक्त में ये होता था, और ये अब मैं आपको ऐसी अहम बात बताने जा रहा हूँ कि जरा तवज्जो सुनना है, यानी ये वो चीज है कि जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब गई, एकदम डूब गई भाई, अगर ये नहीं है तो सब खत्म। और वो क्या चीज है? वो चीज है सीडीसी। नाम सुनते रहते हो ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, सीडीसी सुनते रहते हो, शारे फैसल में, कराची में, नजर नहीं आता है आपको? देखें पुराने वक्त में क्या होता था, पुराने वक्त में ये होता था कि आप अपने शेयर्स खरीदते थे और शेयर्स ब्रोकर के पास होते थे, यानी यूं समझें कि योर एसेट इज विद समवन एल्स, जो आपका एसेट है, जो आपकी जागीर है, यानी आपका घर जो है वो किसी और के नाम पे है, आप उस घर में रहते, हाँ ह्यूज रिस्क, क्या घर, बड़ा रिस्क है नहीं, आपका जो घर है वो किसी और के नाम पे है, बिल्कुल ऐसे ही होता था। शेयर्स आपने लिए और वो शेयर्स जो अकाउंट में पड़े हैं वो तो ब्रोकर का है। अब तवज्जो से सुनना इस बात को, ब्रोकर क्या करते थे, लेट्स से मैं ब्रोकरेज हाउस और आप सब हजरात जो है, यू गाइज आर इन्वेस्टर, यू ओपन अप अकाउंट एट माय कंपनी, सही है ना, मेरी कंपनी मेरे हाउस में अपने अकाउंट खुलवा लिए, इस तरह खुले कि एनआईसी वगैरह जो कुछ भी दिया, एंड नाउ यू गाइज आर बाइंग द शेयर्स, सही है ना, ये स्टॉक मार्केट से पीएसओ लिया, शेल लिया, ये सारा डब्बा पड़ा किसके पास है? I have all these shares. मैंने पता क्या किया, मेरे पास ये सारे शेयर्स पड़े थे, मैंने इन तमाम शेयर्स को गिरवी प्लेज किया बैंक के पास और बैंक से लोन ले लिया, यानी शेयर्स आपके, इट्स योर शेयर्स, इट्स अ शेयर ऑफ अ कॉमन मैन, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, यू बॉट द शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, बट द डब्बा, द जो तिजोरी है, जो सेफ है, दैट्स विद मी, दैट्स इन माय प्रेमिसेस, यूं समझ लें ये मेरी प्रेमिसेस में। और मैंने क्या किया कि उन शेयर्स को सामने प्लेज रख के कि भाई मेरे पास इतने अरब रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं, मुझे बैंक जरा लोन दे देना इसके, बैंक ने लोन दे दिया तो भी कोई बुराई नहीं, सही है ना, मैं डिफॉल्ट हुआ, आपके शेयर्स गए, मैं डिफॉल्ट हुआ एज अ ब्रोकर, बैंक को मैं लोन नहीं पे कर सका, आपके जो शेयर्स मैंने प्लेज करवाए थे वो सब गॉन, बाय बाय टाटा, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई आपके साथ नहीं खड़ा, ये चीज हुआ करती थी। लेकिन अब तो एससीसीपी ने उसको इतना टाइट कर दिया कि अगर अब आपका, लेकिन मैं उस पर आने से पहले एक बात, व्हाट इज द रोल ऑफ सीडीसी, ये सीडीसी का क्या है? तो सीडीसी का रोल ऐसा है जैसे ट्रस्टी, एक सेफ गार्ड, एक चौकीदार। बात समझ आ रही है? ओके, सीडीसी का रोल कैसा है, जैसे जैसे एक सेफ गार्ड का रोल, एक ट्रस्टी का रोल, यानी अब जरा तवज्जो से सुने, जो शेयर्स तुम्हारे हैं, जो शेयर्स तुम्हारे हैं वो तुम्हारे पास भी तो होने चाहिए। जिस तरह जब घर आपका है तो ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ यू स्टेइंग इन दैट हाउस एंड यू ओन इट, नो नो नो, उसके डॉक्यूमेंट्स भी फिर आपके नाम होने चाहिए, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी से काम नहीं चलेगा, बाकायदा सब लीज और सेल डीड वो भी आपके नाम होनी चाहिए। अच्छा नाम हो गई रजिस्ट्रार के पास तो उसके कागजात तो कहीं भी होने चाहिए नहीं, उसके कागजात भी आपके पास होने चाहिए, है ना। यानी सीधे लफ्जों में ये है कि हमारे मेमन में इसको कहते हैं, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर सकता बेटा, है यानी जो आपका अपना माल है ना, इट शुड बी अंडर योर एस, सही है ना, यानी आपके पास होना चाहिए सीधी लफ्जों में, सही है ना। तो मैं अभी पूरी तरह उसको नहीं बोलूंगा, आप समझ जाए कि वो आपकी जेब में होना चाहिए, ठीक है। पहले ब्रोकर के पास जो शेयर्स पड़े होते थे वो उसको प्लेज कर लेता था, आज आपके पास ये सीडीसी का जो रोल आ गया, जो सीडीसी अकाउंट है आपका, तो होता ये है
कि आप ब्रोकर के पास अकाउंट तो खुलवाते हो, शेयर्स तो बाय करते हो, लेकिन वो शेयर्स आप रखते किधर हो? अपने सीडीसी अकाउंट में, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में। जैसे मेरे अपने शेयर्स, अभी मेरे पास उस अकाउंट में शेयर्स तो हैं, मैंने उनको बाय डिफॉल्ट बोला है कि भाई जब मैं शेयर्स खरीदूंगा, तुम्हारे कमीशन जो कुछ भी है वो सब देने के बाद मेरे शेयर्स मेरे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट मेरा अकाउंट, सही है ना? यूं समझे कि मेरी जेब में, मेरा सेफ मेरी जेब में शेयर्स पड़े। वैसे आज if you don't open a CDC investor account, although I won't recommend you not to open it, do open it, सही ना? CDC investor account होना चाहिए आपका। लेकिन अगर आज SCCP ने इतना टाइट कर दिया है कि आज ब्रोकरेज हाउस भी सेफ है, लेकिन मुझे याद आ रहा है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन 3-4-5 साल पुरानी बात मुझे याद है कि एक जगह इस तरह भी डिफॉल्ट हुआ था एक ब्रोकरेज हाउस, या डिफॉल्ट होने के करीब था, क्योंकि मेरे कुछ कजन वगैरह के थे, मुझे याद है, और उनके लिए मुश्किल हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके अपना यानी वो हाउस ही बैठ जाएगा, और हाउस बैठ गया तो आपके शेयर्स गए इफ यू डोंट हैव अ सीडीसी अकाउंट। तो मेरे साथ क्या होता है, देखो मैं जब बाय करता हूँ शेयर्स बाय हुए, शेयर्स कहां से बाय हुए? वो तो एकेडी है बीच, उसका कमीशन अभी हम बात करेंगे, 3 पैसा 5 पैसा व्हाटएवर इट इज। उसके बाद मुझे बाकायदा सीडीसी से भी एक पूरी ईमेल आती है, स्टेटमेंट आती है कि भाई ये आपके शेयर्स मेरे पास पड़े, पूरी सेटलमेंट नजर आएगी क्या ये रहे शेयर्स। अब मैं मुतमईन हूँ क्या है यार, कल को अगर ये डूब जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे शेयर सिक्योर है, मेरे पास है, इन माय पॉकेट। कैसे? तो एक चीज तो हो गई कि आपने अपना अकाउंट खुलवाया। और अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट सीडीसी में नहीं भेजते, तो उनको फिर बाकायदा ईमेल करनी होती है विद योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपकी एक शुरू में रजिस्टर्ड लैंडलाइन या ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसके थ्रू आपको ईमेल करना होता है और उनको बोलना होता है कि द शेयर्स व्हिच आई हैव परचेज्ड नाउ यू ट्रांसफर इट टू माय सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। उस सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में वो शेयर्स मेरे ट्रांसफर कर दो, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, सही है ना? और यही रेगुलेटर भी यही कहता है कि ऐसे ही करो। दिस इज एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए ये बात एक रिस्क मैनेजमेंट की है, ये बहुत जरूरी है। सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सो मेनी प्रॉफिट्स, एवरीथिंग यू सी इन योर अकाउंट, अब बोलो अरे यार अब बस अब शादी कर लूंगा, अब जस्ट विड्रॉ करता हूँ कैश, और पता चला वो उसने तो प्लेज करा के काम ही बराबर कर दिया, खत्म हो गई बात। तो सारी जो आपकी लिटरेसी थी वो तो सब खत्म हो गई वहां। तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क यहाँ पे, कि ये सीडीसी को आपने नहीं बोलना कि आपका इन्वेस्टर अकाउंट होना चाहिए, यानी जब भी आपने शेयर बाय करना है आपने मेक श्योर करना है कि वो शेयर सीडीसी अकाउंट। अच्छा, अब थोड़ी गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं। वंस यू हैव दिस अकाउंट ओपन, ठीक है ना, लेट्स से मैंने कहा कि दिस एकेडी थिंग, सही है ना? तो उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी इन्होंने रखी है भाई, क्या भाई, लाख रुपया आपके पास पीकेआर वो लेके आए, कि लाख रुपया लेके आए, क्योंकि जो आपका अकाउंट होता है इसके अंदर दो चीजें होती है, या तो कैश होगा जो आप कैश लेके जमा कराओगे, या फिर क्या होंगे, ये कैश कन्वर्ट होके शेयर्स की शक्ल में पड़े होंगे, लेट्स से पीएसओ के शेयर्स पड़े, और या फिर दोनों का कॉम्बो होगा। लेट्स से यू ब्रॉट इन $100 और आपने $50 के शेयर्स ले लिए, तो इस अकाउंट में क्या नजर आओगा? $50 लिक्विड कैश नजर आ रहा होगा और रिमेनिंग 50 के शेयर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना? और जो टोटल है वो आपकी एक इक्विटी नजर आ रही होगी कि दिस इज माय इक्विटी, ठीक है? कैश तो अपनी जगह रहेगा ही $50 जो है, लेकिन जाहिर है पीएसओ के जो शेयर प्राइस है वो ऊंच नीच हो रही होगी, तो अगर नीचे हो रही होगी तो आपकी इक्विटी कम हो रही होगी, बढ़ रही होगी तो इक्विटी बढ़ती जाएगी, दैट्स इट। और कभी कभार जब पता चल रहा होता है कि मार्केट के हालात बहुत खराब है, तो आप क्विक करके फौरन रियलाइज करते हो अपनी इक्विटी और आप बोलते हो भाई भाग। जिस तरीके से ये कैश आया था फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट से निकल के कैश आया था, इसी तरह सम टाइम यू वांट टू विड्रॉ योर कैश। लेट्स से आपने बहुत अच्छा कमा लिया, 100 रुपए लेके घुसे थे और पता चला नीचे इक्विटी तो 1000 की हो गई है बिकॉज ऑफ शेयर्स प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। तो आप क्या कर रहे हो? आपने कहा भाई मुझे इसमें से 500 जो है वो विड्रॉ करने के लिए, मे बी फॉर योर किचन, तो फिर आपने विड्रॉल की एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें भी वही होता है कि अगर आपके सेम बैंक अकाउंट हो तो क्विक वो ट्रांसफर हो जाते हैं, अदरवाइज फिर वो रिक्वेस्ट भेजो और ये वो और कॉल करो। मुझे याद है कि मेरा प्रोसेस जो था थोड़ा इनएफिशिएंट था। anyway, तो यहाँ पर एक बात समझ आ गई कि अकाउंट ही अच्छा है। इसी तरह ये जैसे कहते हैं कि 1 लाख से अकाउंट खुले, अभी मुझे ऐसे लगता है कि 1 लाख ही है, बट देन यू हैव टू मेंटेन एट लीस्ट 5000, कि अगर कभी भी आपके
पैसे गिर भी रहे हो तो ये कहते हैं भाई 5,000, ये जस्ट सेम लाइक बैंक अकाउंट के भाई इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको रखनी होगी। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। थोड़ी कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। एक चीज होती है बाइंग अ शेयर, ठीक है ना। टुडे इज लेट्स से ट्यूसडे फॉर एग्जांपल, है नहीं लेकिन आज ट्यूसडे, आज आपने कुछ शेयर्स बाय किए, शेयर्स बाय किए आपने, लेट्स से 100 शेयर्स बाय, ठीक है, 100 शेयर्स ऑफ FFBL, ये मैं इसको बोलूंगा फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, सही ना। FFBL बड़ा मेरा फेवरेट शेयर है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। अब मैंने ये बोल दिया कि मेरा फेवरेट शेयर है तो इसका मतलब नहीं आप जाके बाय कर लेनी, इसमें लॉस भी मुझे बहुत हुआ है, कोई नहीं, बस ये कि डिविडेंड अच्छा आ जाता था तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, सही। अच्छा, आपने 100 शेयर्स बाय किए, कर लिए। एक होता है सेम डे ट्रेडिंग, आपने उसी दिन लिए, यानी इसीलिए मैंने लिखा ट्यूसडे, एंड द सेम डे यू सोल्ड इट, जिस दिन खरीदे थे उसी दिन आपने बेच दिए। एक तो ये होता है। दूसरा क्या हुआ कि आपने खरीदे ट्यूसडे को एंड यू सोल्ड इट ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, एनी अदर डे, यानी अदर देन ट्यूसडे, हम कर देते हैं लेट्स से इट्स थर्सडे, थर्सडे को आपने बेचा। अब आप ये बात सुन लें, जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं या जब भी आप बेचते हैं शेयर्स, भाई जिस तरह बैंक अकाउंट होता है तो बैंक ने कोई ऐसे तो नहीं किया हुआ ना कि कोई आश्रम खोल रखा है कि एनीबडी कम गेट द लोन और whoever wants to deposit the money, यहाँ पर पैसे रखो, we'll be your steward, और रखवाले होंगे, हम आपके कस्टोडियन होंगे, नहीं। बैंक हैज टू अर्न, बैंक की फीस होती है, इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, डेबिट कार्ड की फीस होती है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रोकरेज हाउस है, इनकी भी तो फीस होगी। ऐसे थोड़ी कि इन्होंने फन के लिए खोल रखा है, लोग आए अपने शेयर्स खरीदे, यहाँ से बेचे खरीदा करें, हम बस ऐसे देखते रहेंगे, हम शौकिया जो है ना ये काम करें। इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? इनकी सोर्स ऑफ इनकम है कमीशन। जब भी आप शेयर्स खरीदोगे या शेयर्स बेचोगे, कमीशन। एक्ट लाइक एन एजेंट, एक्ट लाइक एन एजेंट, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी ब्रोकर्स। आपने जहां प्रॉपर्टी बेची या प्रॉपर्टी खरीदी, ब्रोकर को कमीशन मिलेगा, आपको फायदा हो या लॉस हो। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर एक इल्मी नुकता है, शेयर है 100 रुपए का, आपने ब्रोकर को बोला, अपने ट्रेडर को बोला खरीद लो, उसकी ज्यादातर आवाज क्या होगी? खरीद लो, क्योंकि आप अच्छा शेयर लो या बुरा शेयर लो, कमीशन ऐसा कम को तो कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। कमीशन के क्या रेट होते हैं बात करते हैं। इसी तरह आप कभी भी उसको बोलेंगे क्या मैं शेयर बेच दूं, बेच दो, बोले इससे अच्छी बात ही क्या होगी। जैसे आप कभी प्रॉपर्टी एजेंट से मिले तो वो अमूमन आपको मोटिवेट कर रहा होता है, व्हेन यू हैव मनी आपको मोटिवेट करता है, यार इट्स अ बाइंग टाइम, इट्स अ बाइंग टाइम, जस्ट बाय बाय। व्हेन यू बाय इट यू हैव टू पे कमीशन, और जो सामने वाला बंदा सेल कर रहा है वो भी इसको कमीशन देगा। इसी तरह कभी आप बोलो यार प्रॉपर्टी, वो आपको बोलेगा यार ये तो सेलिंग टाइम है, बेचो यार इसको, बेचो, कोई नई प्रॉपर्टी दिला दो, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये तो होती है। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा है कि आपको उस ब्रोकरेज हाउस को कमीशन देना होगा, ठीक है ना। जब भी व्हेनेवर यू बाय, अच्छा ऐसा नहीं कि जाके देना होगा, वो जो आपका कैश होता है उसी में से डिडक्ट हो जाता है, माइनस प्लस, सही है ना। कमीशन देना पड़ेगा। जब ट्यूसडे को बाय करोगे यू विल हैव टू पे कमीशन, एंड व्हेन यू आर सेलिंग ऑन थर्सडे तब भी आपको कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आपको कमीशन देना पड़ेगा, बात सही। लेकिन मजे की बात ये, यानी 2 दफा कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेम डे ट्रेडिंग की, सेम डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब आपने ट्यूसडे को ही खरीदा और उसी दिन बेच दिया, सुबह 9 बजे मार्केट खुली, 9 सवा 9 बजे इस तरह पूरी मार्केट खुली, 9:30 पे एक्टिव मार्केट हुई, आपने शेयर खरीद लिए और 3:30 या 4 बजे कितने बजे बंद होती है उससे पहले पहले आपने शेयर्स चिपका भी दिए, बेच दिए। प्रॉफिट में बेचे लॉस में आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने बेच दिए हैं तो जस्ट वन साइड कमीशन। बात समझ आ गई? इफ यू आर डीलिंग इन 2 days, लेट्स से आज आपने खरीदे, नेक्स्ट डे बेचोगे, 2 times कमीशन। सेम डे ट्रेडिंग करोगे, जस्ट वन साइड कमीशन, ओके। अच्छा, अब कमीशन की फिगर क्या होती है वो भी देख लें भाई, कमीशन कितना होता है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए।
पता चला आपने खरीद, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी एक प्रॉपर्टी है and I call the broker that I want to, I'm looking for a tenant, मुझे उसको रेंट आउट करनी है। उसने कहा ठीक है, तो वो उसने क्या किया, वो मेरे पास टेनेंट लेके आया। 50,000 रुपये वाला, कि 50,000 रुपये पर मंथ पे यू कैन गिव योर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं बड़ा खुश हो गया। टेनेंट आया, उसने मुझे 50,000 रुपये रेंट दिया पहले महीने का, और जाहिर वो जो बीच में ब्रोकर था उसमें एज पर मार्केट नॉर्म्स डेफिनेटली चार्ज 1 मंथ रेंट एज अ कमीशन। तो मैंने वो 50,000 रुपये उसको दे दिया। जब 1 महीना गुजरा तो टेनेंट ने कहा मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, थैंक यू बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ। वो चला गया। तो मेरा क्या हुआ, मैंने कहा अरे ये क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया, उल्टा मेरी जो प्रॉपर्टी वो डेप्रिशिएट हुई। मे बी जो मैंने और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई थी, टाइम लगाया था, रिसोर्सेज, अल्टीमेटली मैं लॉस में था। कहने को क्या लग रहा था कि 1 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई है, डिड आई गेट द रेंट, यस आई गॉट इट, लेकिन अल्टीमेटली इफ यू सी द नेट इफेक्ट वाज इन लॉस। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी यही मामला है कि आपको ये कमीशन का स्ट्रक्चर भी समझ आना चाहिए। अभी ये कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, जब आप कोई शेयर खरीदोगे जो कि अंडर थिंक 5 रुपीज, अच्छा भाई मेरे मुंह से अगर डॉलर निकल जाए तो उसको मुझे माफ कर दीजिएगा, अंडर 5 PKR, हाँ, 1 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का शेयर है, अप टू 5 रुपए तक के शेयर पे कमीशन लगता है 3 पैसा, 0.03। कभी कभार ये लोग इसमें भी ज्यादा कंपटीशन करते हैं क्योंकि इट्स जस्ट सर्विस एंड इनकम ना, तो कभी कभार इसमें भी होता है कि कहीं पे थोड़ा कमीशन ज्यादा, 3 पैसा, यानी एक शेयर पे 3 पैसा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने 100 शेयर खरीदे तो पर शेयर के हिसाब से आपको 3 पैसे देने होंगे, सही ना, 3 पैसे, हाँ 3 पैसे, नॉट 3 रुपए, नॉट 30 पैसे, 3 पैसे, यानी 1 रुपये के अंदर तीसरा हिस्सा। ठीक है, अच्छा अगर जो शेयर है वो है 5 से मेरा ख्याल है 100 रुपए तक का, 99.99 कर ले, हाँ क्योंकि 100 पे है ना वो बढ़ जाता है, 100 रुपए तक जैसा, तब आपको देना पड़ता है कुछ 5 पैसे कमीशन, ठीक है ना, 5 पैसे कमीशन या 0.15%, विच एवर इज हायर। फिर एक होता है कि जो 100 से ऊपर के शेयर, ठीक है ना, जैसे PSO है, PPL और GDC और ये जो शेयर ऊपर ही रहते हैं ना, ये लकी सीमेंट, ये सब 100 से ऊपर के शेयर है वट एवर, तो उस पर भी फिर आपको पैसे ही देना, या 15%, तो सॉरी 15 कह रहा हूँ, 0.15%, वट एवर इज हायर। तो आप ऐसे पैसों में इसको समझ, समझिए भाई। ओके, हाँ जी, किधर थे, तो ऐसे, अच्छा इसी तरह कुछ अकाउंट होते हैं, ये तो है रेगुलर अकाउंट, सही ना, जैसे हम लोग का अकाउंट होता है रेगुलर अकाउंट जिसमें 3 पैसे सब, लेकिन देखो ये 3 पैसे वन टाइम लग रहे हैं, ये बात जरा ख्याल रहे, ये 3 पैसे वन टाइम लग रहे हैं कि आपने जब खरीदे ना शेयर, अगर उसी दिन बेच दोगे तो यू वोंट हैव टू पे 6 पैसा, फिर आपको 6 पैसे नहीं देने होंगे, आपको 3 पैसे ही देने होंगे, क्योंकि सेम डे आपने ट्रेडिंग कर ली। लेकिन अगर आपने ट्यूसडे को खरीदा और वेडनेसडे को बेचा तो फिर आपका कमीशन 6 पैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 पैसे एट टाइम ऑफ बाइंग और 3 पैसे जो है वो एट टाइम ऑफ सेलिंग। ठीक है ना, इसी तरह 5 पैसे या व्हाटएवर। अच्छा एक अकाउंट होता है जिसको हम प्रीमियम अकाउंट भी कहते हैं, सर आप वो अकाउंट तो खुलवाना नहीं, लेकिन ये कि लोग खुलवाते नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर मसरूफियात। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने ट्रेडर को कॉल कर देते हो, सही है ना, आप अपने ट्रेडर को कॉल कर देते हो, मुझे याद है शायद मैं अपने भाई के लिए कॉल करता था, भाई के अकाउंट के लिए और कजन के अकाउंट के लिए कभी कॉल भी कर देते थे, तो ट्रेडर भी सर्विस देता था हमें रेगुलर अकाउंट में, बल्कि उसने दी है। लेकिन अमूमन ऐसे अकाउंट को कहते हैं प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट वो होता है कि भाई आप जिसमें ट्रेडर आपको सर्विस दे रहा होता है, कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप ऐप और ये सब चीजें देखो, तो आप उसको कॉल करके बोल देते हो खरीद ले भाई, या SMS कर दिया आपने कि वॉइस नोट भेज दिया मेरे लिए इतने पैसे, ये मेरे अकाउंट में शेयर खरीद,
वो आपको जब सर्विस दे रहा होता है तो फिर उसके चार्जेस अलग है। तो जैसे 3 पैसा है ना, तो वो आई थिंक 5 या 8 पैसा हो जाता है, पैसा हाँ वो भी, फिर इस तरह 10 पैसा और 12 पैसा हो रहा है, समथिंग, ठीक है ना। खैर, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक शेयर खरीदा है जो कि 100 रुपये का है, 100 रुपये का शेयर है, आपने ट्यूसडे को बाय किया और आपने वेडनेसडे को पता कितने में बेच दिया, आपने 100 रुपया 10 पैसे में बेच दिया, तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि ब्रोकरेज कमीशन में चले गए। अच्छा, अब आप एक सवाल करेंगे, क्या सिर्फ कमीशन ही लगता है या और कोई कॉस्ट भी होती है? और भी कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट क्या होती है वो जरा सुन लें तवज्जो से, एक मिनट में बताता हूँ, इसको हटाते हैं। एक तो आपने कहा कि भाई कमीशन, कमीशन तो लगेगा व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग, सही ना। दूसरी चीज लगेगी सेल्स टैक्स। सिंध का सेल टैक्स नहीं लगेगा, 14% ऑफ 14% ऑफ कमीशन। अब जरा तवज्जो से, बहुत ज्यादा नहीं बनते पैसे, लेकिन फिर भी पता तो होनी चाहिए ना कि कितने बनते, क्योंकि जब आप लाखों शेयर खरीदोगे तो वहां भी कमीशन कितना था एक शेयर पे। लेट्स से आपने 100 रुपये वाला शेयर लिया तो कमीशन वाज 5 पैसा, 5, उस 5 पैसे का 14%, ये एक सेल टैक्स भी लगेगा 5, क्योंकि जिस तरह कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, यू बाय पेप्सी, कोक, एवरीथिंग, यू पे सेल टैक्स, तो इस पे भी आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप जरा सोचें, 5 पैसे का 15-14%, 15% क्या होता है, सही है ना, 1 पैसा भी नहीं बन रहा होता, तो वो आधा पैसा बनेगा या इस तरह, ठीक है। तो एक चीज आपको ये भी दिमाग में रखनी है कि यू हैव टू पे सेल टैक्स। फिर एक होता है कुछ सीवीटी करके, कैपिटल वैल्यू टैक्स, वो होता है कुछ 0.1% ऑफ वॉट एवर द वैल्यू यू बॉट, सही ना, जो भी आपने बाइंग की है उसका 0.01%, 0.01% उसका आपको देना होता है, यानी वो भी बहुत बहुत माइनर, वो बहुत माइनर। अच्छा, फिर जो सबसे अहम चीज है वो जरा सुन लें, वो ये है, तवज्जो से बता देखें, 100 रुपए का शेयर लिया, ठीक है, तवज्जो से, और आपने बेचा 110 का, ठीक है, चाहे उसी दिन बेच दिया 110 का, प्रॉफिट कितना हुआ, जिसको मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था, कॉल इट कैपिटल गेन, सही ना, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना हुआ 10। तवज्जो सुने, ये सारी कमीशन तो लगेंगे ही ना, ये तो 10 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा ही तो लगेगा, लेकिन आपको मुनाफा कितना हुआ है 10 रुपए। तो अब जरा ये सोचें कि टैक्स डिपार्टमेंट, वो सेल टैक्स वाले लोग अलग हैं, वो एक अलग कहानी है, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इनकम टैक्स। तो आप जरा सोचें, जो टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई ये जो घर आप 10 रुपए लेके जा रहे हो, विच यू हैव अर्न, सही ना, फ्रॉम दिस कैपिटल मार्केट, जरा उस पे भी तो टैक्स भी तो दो, वो हमारा हिस्सा है, वो एकेडी ब्रोकरेज हाउस उसका हिस्सा नहीं है, वो हमारा उसका हिस्सा नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, उन्होंने कमीशन अर्न कर लिया, उनसे हम अलग लेंगे इनकम टैक्स और वॉट एवर साल के आखिर में जो, लेकिन आपने जो अर्न किया उसके पैसे भी तो दो। तो अब आप बोलेंगे उसके पैसे क्या होते हैं भाई, तो उसके पैसे ये हैं कि अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर ही बेच दिया शेयर, यानी अप टू 1 ईयर, तो इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है 15%, यानी 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कितना हो गया भाई, 10 रुपए का 15% कितना हो गया, 10 रुपए का 10% कितना होता है 1 रुपया, यानी 1.5 रुपया तो यही हाथ से चला गया, 1.5 रुपया, तो अब बचा कितना 8.5 रुपए। यानी आप सोच रहे थे कि मेरे 1 लाख शेयर बिके, मेरे 1 लाख शेयर बिके और एक शेयर पे मैंने 10 रुपए कमाए, तो 1 लाख शेयर पे कितने कमाए मैंने, 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख नहीं कमाए, 8.5 लाख कमाए, क्योंकि 15% तो बोलेगी भाई, एनपीआर को देना पड़ेगा कि टैक्स है, सही है ना, उसके बाद कमीशन वगैरह वो सारी कैलकुलेशन अलग है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, अगर आप अप टू 1 ईयर हैं तो कुछ 15% है। इसी तरह अगर आपने शेयर्स होल्ड कर लिए और आपने अगले साल बेचे, 1 से 2 साल का एक स्लैब है, एक है 2 to 4 इयर्स का, और अगर आपने 4 साल और उससे ज्यादा रखे तो हो जाएंगे एग्जेम्प्ट,
तो फिर सरकार कहती है मैं कोई कैपिटल गेन टैक्स आपसे नहीं दूंगी, क्योंकि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट फंसा के रखी और आपने हमारी मार्केट को लिक्विड रखा, इतना सपोर्ट किया इकोनॉमी को, एंड यू नो कीप इट फॉर 4 years, मोर देन 4 years, देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। जैसे प्रॉपर्टी के साथ, कि प्रॉपर्टी में पहले ये होता था ना कि जिस घर में आप रह रहे हो, अगर वो घर आप बेच देते थे तो क्या होता था, सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती थी अगर आपने 3 साल तक रखा था। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो भी बढ़ा के कुछ 8 साल कर दिया, शायद 8 साल, 6 या 8 साल कर दिया, कि अब आपको जिस घर में आप रह रहे हो, अगर आप 8 साल तक रहोगे और 8 साल के बाद अपने घर को बेचोगे, फिर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, वरना कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो ये 1 से 2 साल, बल्कि मैंने इधर कहीं लिखा था इसका रेट, हाँ 12.5%, और फिर एक था कुछ 7.5, 7.5%। अगर आपने उसी वक्त खरीदे और बेच दिए, सरकार ने सबसे ज्यादा टैक्स का 15% है। विद इन द ईयर अगर आपने बेच दिए 15% कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट हुआ, योर बाइंग प्राइस एंड योर सेलिंग प्राइस, और उसका जो गैप है वो कैपिटल गेन है, सही है ना, वो कैपिटल गेन। अगर 1 से 2 साल आपने रखे शेयर, यानी 1 साल से ऊपर, और सेकंड ईयर इन बिटवीन 1 and 2 years, तो फिर क्या होगा, द सेकंड ईयर एंड, यानी बिफोर द सेकंड ईयर एंड, तब आपने बेचा, तो यू विल हैव टू 12.5%, 2.5%। और अगर 2 से 4 साल के दरमियान बेचा तो फिर 7.5, और 4 साल से ऊपर रख लिया तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी असल में मार्केट को सम टाइम पुश करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए भी इन सीजीटी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स में सरकार खेलती है। जितना टैक्स बढ़ेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जितना रेगुलेटर डिग डाउन करेंगे आपको जितना जानकारी आपकी लेंगे, उतना यू कम आउट ऑफ द मार्केट कि नहीं मुझे अपने बारे में नहीं बताना। बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड गिव अप कर देते हैं, स्पेशली जो बड़े सेट है, वो ग्रीन कार्ड यूएस का मिलता है, गिव अप कर देते हैं। क्यों? बोलते हैं यार ग्रीन कार्ड लेने के चक्कर में पाकिस्तान की सारी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, दे डोंट वांट टू, सही है ना। मुझ जैसे लोग तो कर देते हैं, लेकिन ये है कि जैसे मैं खुद पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाकायदा एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, बोला नहीं चाहिए, बोला इतनी बड़ी फैक्ट्रियों के बारे में कौन बताएगा जिसमें इतना उल्टा सीधा काम हो रहा हो। इट वर्क्स। तो जितना रेगुलेटर आपको डिग डाउन करेगा, यू विल कम आउट ऑफ द मार्केट, सही है ना। आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह जितना ये टैक्स के रेट्स ऊपर जाएंगे उतना मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो तभी जब बजट आ रहा होता है तो उस वक्त सबकी नजर होती है कि हाँ भाई इस दफा गवर्नमेंट क्या रिलीफ देती है टू एन इन्वेस्टर, दोज हु आर कमिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो उस वक्त वो भी आपको देखना होता है कि अगर है मिसाल के तौर पर इस दफा सीजीटी में कोई रिलीफ मिलने वाला है, नेक्स्ट डे मार्केट आपको ऊपर मिलेगी, सही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर मिलेगी। ओके, थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये दिमाग में आ गया कि कैसे प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करना है। अच्छा, उसके बाद ये बात कर चुके, ऑलराइट, इस पे हो गई, सीडीसी पे भी हमने बात कर ली, और मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू हैव सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, एंड बाय डिफॉल्ट आपने ये नहीं हर दफा ईमेल करना है, समटाइम यू फॉरगेट इट, तो बाय डिफॉल्ट आपने अपने वो चीजें, सही है ना। इसी तरह हाउ टू ब्रिंग इन कैश एंड हाउ टू विथड्रॉ कैश वी डिस्कस्ड। ओके, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके एक ब्रोकरेज हाउस में शेयर्स है, सही है ना, और आप उसको दूसरे ब्रोकरेज हाउस में ले जाना चाहो, तो ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप कैश ही लेके आते हो, समटाइम यू ब्रॉट इन शेयर्स, कि भाई मेरा आरिफ हबीब में अकाउंट था, अब मैं एकेडी की तरफ लेके आ रहा हूँ, एनी XYZ रीजन, तो आप इधर से उधर भी मूव कर सकते हो। अच्छा ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी हो गई बात। अच्छा अब आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिस इज योर अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट से आप बाय कैसे करोगे, व्हेन यू हैव कैश, जब आपके पास क्या होगा, कैश होगा। अब मैं बहुत तवज्जो चाहूंगा, बड़ी मजेदार बात है, अभी ये रोलर कोस्टर है, सही है ना। ऑल्दो मैं एडवाइस आपको नहीं करूंगा, जब मैं जहां बोलना होगा वहां मैं बोलूंगा आपकी एडवाइस के नहीं ये चीज करने। अकाउंट है एंड यू हैव कैश 1000, आपके पास 1000 रुपया कैश, लेकिन आपके दिल में ख्वाहिशात ज्यादा है, सही है। आपके पास कैश है 1000 रुपया, और आपने कहा कि नहीं मेरे दिल में ख्वाहिशात ज्यादा है, मुझे एक ऐसा शेयर लेना है जो कि शेयर है 1 रुपए का, सही है ना, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको 1000 नहीं करते, इसको 1 लाख कर देते, बड़ी फिगर देख के मजा भी आ रहा होता है ना। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े, और एक शेयर है जो कि शेयर प्राइस क्या है, वो है 1 रुपए का शेयर, और आपको ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है ना 2 रुपए का हो जाएगा,
आप 1 लाख रुपए से कितने शेयर्स खरीद सकते हो? यू कैन बाय 100,000 शेयर्स। 1 लाख रुपए पड़े, 1 रुपए का शेयर है, तो आप 1 लाख शेयर्स बाय कर सकते हो। कर सकते हो? अच्छा, अब सुनिए, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि आपके दिल में ख्वाहिशात ज्यादा है। अच्छा, जब आप 1 लाख शेयर्स बाय कर लोगे और अगले दिन जब वो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो आपकी इक्विटी कितनी हो जाएगी? आपके पास 1 लाख शेयर्स पड़े थे ना, वो शेयर 2 रुपए का है, 2 लाख हो गए। यानी आपको एक दिन में मुनाफा कितना हुआ? 100,000। सही है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे दिल में ख्वाहिशात ज्यादा है, मेरे पास कैश 1 लाख है। आपने अपने ब्रोकर से बात की, आपने कहा मुझे उधार चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए, हाँ, इस पैसों के एवज मुझे क्रेडिट चाहिए। उसने कहा ठीक, क्रेडिट ले लो। कितना क्रेडिट दे दिया उसने आपको? 5 टाइम्स दे दिया। 5 टाइम्स का मतलब ये है कि कैश कितना है आपके पास? 1 लाख रुपए कैश है। कैश कितना है? 1 लाख रुपए है। लेकिन आप शेयर्स पता है कितना खरीद सकते हो? 5 लाख। ये रोलर कोस्टर। 5 लाख के शेयर्स ले सकते हो। पहले मेरी बात जरा गौर से सुने। यू एक्चुअली हैव 100,000। लाख रुपए आपका है, बाकी 4 लाख जो है वो लोन अमाउंट है, वो आपका नहीं है। सही है ना? लेकिन आपने कहा नहीं, कल ही तो वापस कर दीजिए, ठीक है, और तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, सब कुछ। अब जब 5 लाख रुपए आपके पास हैं और आपने शेयर खरीदा, कितने शेयर खरीद सकते हो? अब आप खरीद सकते हो शेयर 500,000 शेयर आप बाय कर सकते हो। ठीक है। कल वो शेयर जब 1 से 2 रुपए का होगा, आप बताइए आपको मुनाफा अब कितना होगा? अब आपको मुनाफा ये होगा कि ये जो 5 लाख शेयर है, ये जो 5 लाख शेयर है मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रुपए का हो गया ना, तो ये हो गया आपके पास 1 मिलियन, 10 लाख रुपए आ गए। 10 लाख में से जो 4 लाख रुपए थे वो तो किसी और के थे, वो 4 लाख रुपए आपने रिटर्न कर दिए। तो आपके पास अब बचे कितने? लाख लेके घुसे थे, अब आपके पास बचे हैं 6 लाख रुपए। यानी लाख रुपए लेके एंटर हुए थे, विच इज योर ओन कैश। 4 लाख रुपए आपने उससे लिए, 5 लाख जमा हुए, आपने उससे शेयर खरीदे, शेयर हो गए डबल, तो मुनाफा कितना ज्यादा हो गया? यानी अब जो आप एक्सपोजर ले रहे हो वो 5 लाख पे ले लिया आपने। लाख रुपए की औकात थी, 5 लाख का एक्सपोजर लेके बैठ गए, और वो इक्विटी एकदम डबल हो गई। कितना बड़ा मुनाफा हो गया? ऐसा हुआ नहीं हुआ? पहले इस बात को थोड़ा सा समझे। इसको जो बच्चे बिल्कुल नए वो जरा इसको कॉन्सेप्ट को समझे कि आपने एकदम जैसे ना वो गाड़ी में वो बूस्टर बूस्टर क्या लगा देते हैं, नाइट्रो वाइट्रो, यानी गाड़ी के इंजन को आपने एकदम एक्सेलरेट कर दिया। कि वही कह रहा हूँ, लाख रुपए की औकात थी, 5 लाख का एक्सपोजर लेके बैठ गए। हाँ, लाख रुपए की औकात थी और 5 लाख का आप एक्सपोजर लेके बैठ गए। अब जो 5 लाख पे मुनाफा हुआ वो भी तो आपका हुआ। 4 लाख का उधार आपने रिटर्न किया, 6 लाख आपके पास आ गए। ठीक है ना? क्योंकि आपने जो मुनाफा कमाया वो उस पूरे अमाउंट पे कमा लिया। ठीक है। ठीक है भाई। ये इसमें अब आप बोलेंगे कि सर क्या मुझे ये मिल जाएगा क्रेडिट? पहली बात, इस चीज को मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं। सही ना? इस चीज को मैं एडवाइस नहीं करूंगा। क्यों? तो आप जरा तवज्जो सुने। आपने 5 लाख का एक्सपोजर ले लिया, आपके पास घर में भी अब कोई पैसे नहीं, आपके पास लाख रुपए थे भाई, यू गॉट इट फ्रॉम जहेज, कोई विरासत से कहां से आए थे, आप लाख रुपए लेके आए थे, आपके पास बैकिंग कुछ भी नहीं है, नो प्रॉपर्टी, नथिंग, नो लिक्विड फंड्स। आपने 5 लाख का एक्सपोजर ले लिया है, शेयर्स ले लिए 5 लाख के, पता चला वो शेयर गिर के हो गया 50 पैसे। तो जिस तरह वो जिस तरीके से वो प्रॉफिट डबल हुआ था, वो लॉस भी तो डबल होगा। क्या ख्याल है? मैंने कहा ना, एक्सपोजर आपने 5 लाख का ले लिया। तो मैं तो इस चीज को एडवाइस बिल्कुल आपको नहीं करूंगा, क्योंकि जब मार्केट अप डाउन होगी, अप हो रही होती है तो बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन अगर डाउन हो रही होती है, फिर वो जो आप सुनते हैं ना, वो कोई सुसाइड हुई या कोई हार्ट अटैक हुआ या कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम आए या डोमेस्टिक इश्यूज आए, वो सब इन चीजों की वजह से आते हैं। अगर अपने लाख रुपए आपके अपने थे, आपने उसी से बाय किया, अगर शेयर प्राइस गिर भी गई, यू कैन होल्ड। कुछ शेयर हम लोग 5-5 साल भी होल्ड करके रखते हैं। मेरे पास अभी कुछ शेयर पड़ेंगे जो 5 साल तक होल्ड किए।
क्यों? क्योंकि प्राइस गिरी भी, मैंने नहीं बेचने कोई, नो इंटरेस्ट, नो कॉल, नथिंग, मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं, मेरे अपने पैसे थे, हाँ मेरी डेट इन्वेस्टमेंट थी, मैंने रखी हुई, मेरी मर्जी में इसको बेचू ना बेचू। लेकिन जब आपने किसी और का माल लिया हुआ है तो फिर था तो मसला होगा। तो अब इस चीज को जरा देखें। अब आजकल जैसे ये पहले ये हुआ करता था, लिखा एक टाइम पे होता था, ये 5 टाइम होता था, फिर इसको गिरा के उन्होंने, हाँ जैसे ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है ना 5 टाइम्स। फिर असल में मार्केट में ये टर्बुलेंस और ये अनसर्टेनिटी आई। अब आप जितने लोग कोर्स ले रहे हो, आप जितने लोग कोर्स ले रहे हो, पता चला आप सबने भी जाके मार्केट उधार लेना शुरू कर दिया आपने अपने ब्रोकर को। इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट रिलेशनशिप का भी होता है कि आपके ब्रोकर के साथ रिश्ता कैसा है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ, ये बड़ा मैटर करता है। तो एक टाइम था ये 5 टाइम्स चलता था जो मैंने एग्जांपल दिए। फिर एक टाइम आया कि भाई वो जाहिर मार्केट में इतना टर्बुलेंस आया क्योंकि लोग जब बाय करते हैं तो फिर डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, क्योंकि लोग तो पागल हो जाते हैं, इसमें खेल रहे होते हैं, इधर का पैसा लिया उधर का पैसा लिया, और समटाइम दे गेट लोन फ्रॉम द ब्रोकर, और ये किधर क्रेडिट लाइन पहुंच गई और बाद में लॉस हुए, कोई देने वाला ही नहीं, पीछे बैकिंग कोई नहीं। तो फिर इसको गिरा के इन्होंने कर दिया था कुछ 3 टाइम्स या 3.3% कुछ इस तरह कि भाई अब आप लाख से 3 लाख तक या 4 लाख तक जा सकते हो। लेकिन इस चीज की वजह से फिर वही जो मैंने अभी कहा था कि जब कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वो ऊपर नीचे होते हैं, या फिर जब आपको रेगुलेटर बहुत डिग डाउन कर रहा होता है तो मार्केट नीचे जा रही होती है, तो फिर वंस अगेन के यार अब क्या करें, तो जी इसको उठाने के लिए क्या करें, तो वो कुछ फिर 10 टाइम्स कर दिया उसको कि ठीक है भाई आप 10 टाइम्स, यानी अगर 100 रुपया है आपके पास तो आप 1000 का एक्सपोजर तो ले सकते हो, लेकिन एक रिक्वायरमेंट भी रख दी, रिक्वायरमेंट ये रख दी कि आपके उस अकाउंट में 50% कैश होना चाहिए, 50% इक्विटी शेयर्स वो चल जाएगा, यानी एटलीस्ट 50% कैश मौजूद हो। बात को समझे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो आपका अकाउंट है उसमें 2 चीजें होती है, या तो आप जो कैश लाए होते हैं वो होता है, और ये जो आपने शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है ना, लेट्स से थोड़ा कैश पड़ा है थोड़ा शेयर, या आपके पास 0 कैश पड़ा है और सारे शेयर्स पड़े, ऐसा भी होता है, आपकी मर्जी, इट्स योर्स। लेकिन अगर आपको इस तरह उधार पे खेलना है तो उन्होंने कहा नहीं, स्थिति में ऐसे नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन ये रख दी कि 50% कैश रखो और 50% आपके पास शेयर्स मौजूद, सही है ना, शेयर्स यानी सिक्योरिटीज मौजूद, ये कैश मौजूद। अच्छा अब जरा तवज्जो सुने इस बात को, एक छोटी सी लेमन एग्जांपल बनाते हैं, एक लेमन एग्जांपल बनाते हैं इस तरह। आपके पास है 1000 रुपए कैश, सही है ना, भूल जाए स्टॉक एक्सचेंज को, सारी चीजों, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना, 1000 रुपए आपके पास कैश। आप मुझे कहते हो कि सर आप एक ऐसी एक्टिविटी में उतरे हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट में उतरे हैं, या आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में उतरे हैं जिसमें हमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं इस एक्टिविटी ए में इन्वेस्ट करने को तैयार हूं तुम्हारे लिए, ठीक। उसमें लेट्स से मैंने इन्वेस्ट किया 5000, ठीक है, 5000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया आपके कहने, आपके लिए इससे फायदा होगा आपको। लेकिन मैंने आपको बोला कि यार कुछ गारंटी के लिए भी तो दो, तो आपने गारंटी के लिए मुझे 1000 रुपए दे दिया कि ये गारंटी रख लो, 5000 के प्रोजेक्ट पे काम करो, 1000 मेरी गारंटी रख लो, जरा तवज्जो से। अच्छा एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन मैं इस प्रोजेक्ट की बता दूं, एनी टाइम इफ आई वांट टू कम आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट आई कैन कम आउट एंड माय कैश, माय प्रोजेक्ट, माय इन्वेस्टमेंट वुड बी लिक्विडेटेड राइट अवे, मुझे कैश मिल जाएगा एक बटन पे। फिर सुने, आपके पास 1000 रुपए, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, अपना पैसा लगाऊं 5000, सही है ना, जिसका मुनाफा मुझे भी कुछ होगा और आपको भी होगा, यानी मैं आपके लिए 5000 रुपए लगाने को तैयार। लेकिन मुझे एक बेनिफिट है उस प्रोजेक्ट से, मैं किसी भी टाइम बटन दबाऊंगा तो पैसे मेरे वापस आ जाएंगे जितने भी होंगे उस वक्त। अब हुआ क्या, हुआ ये कि वो प्रोजेक्ट जो है ना वो 5000 से हो गया 5100, उसकी वैल्यू हो गई 5000। हम लोग बड़े खुश हुए, जबरदस्त, अपना प्रोजेक्ट 5100 हो गया, यानी 100 रुपए का मुनाफा नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट और बड़ा 5200 का हो गया, प्रोजेक्ट बढ़ के 6000 का हो गया, बड़ा मजा आ रहा है, ओहो मार्केट ऊपर है, जबरदस्त, मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश।
पैसे मेरे लगे हुए थे, आपके सिर्फ 1000 रुपए मेरी जेब में पड़े। इत्तेफाक से मार्केट डाउन होना शुरू हुई, मार्केट डाउन होकर 5000 पे आ गया। हमने एक दूसरे को देखा, फिर भी ठीक है, जितने लगाए थे उतने पे ही है। मार्केट गिर के 4900 पे आ गई, 4900 पे आ गई, इसका मतलब लॉस शुरू हो गया। अब ये 100 रुपए का लॉस है जो हमें आपस में वी नीड टू बेयर, ठीक है। मार्केट गिर, मैंने उससे पूछा क्या करें, बटन दबाऊं पैसे निकाल लूं 4900, कुछ तो मिल जाएंगे 4900 तो। उसने कहा नहीं नहीं अभी चल रहे। मार्केट दूसरे दिन गिर के 47, तो व्हाट्स द प्लान? उसने कहा नहीं नहीं अभी भी चल रहे। मार्केट गिर के 4600 हो गई, 4200 हो गई। आप बताइए जरा, सोच के थोड़ी देर सोचें, किस टाइम पे आके मैं उससे पूछूंगा भी नहीं और मैं डायरेक्ट बटन दबाऊंगा और पैसे बाहर निकाल लूंगा? वो टाइम पता क्या होगा? वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन होगी 4000, क्योंकि 4000 वो रुपए हैं कि जो एटलीस्ट मैं 4000 लूंगा और आपके वो 1000 में इसमें मिलाऊंगा और पूरे 5000 मिलेंगे। 1000 रुपए गारंटी के थे ना, उस गारंटी अमाउंट से मैं नीचे कैसे जा सकता? नॉट फूल। अब बात समझे? बिल्कुल यही हाल, यही सिचुएशन। देखिए फिर समझे इस बात को, मैं 1000 रुपए जो आपने गारंटी रखी है, मैं लॉस बर्दाश्त करना शुरू करूंगा 1000 तक थोड़ी जाऊंगा। 1000 से नीचे जैसे ही वो 4000 के करीब आएगा, मैं बोलूंगा सॉरी, अब मैं तुमसे पूछने को भी तैयार नहीं हूँ, बटन दबाऊंगा पैसे निकाल लूंगा। पैसे निकले 4000 में, 1000 आपकी गारंटी के थे, 5000 पूरे हो गए, थैंक यू टाटा। मैं ऐसे लॉस थोड़ी लेने बैठा। बिल्कुल यही सिचुएशन को अब आप उस पर रखिए, एग्जैक्ट। यहाँ भी ऐसे ही होता है, आपके पास कैश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट, आपने तो लोन ले लिया, वही जो अभी मैंने कहा 5 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स, इतना ह्यूज एक्सपोजर लेके आप बैठ गए। अब क्या करें? वो ह्यूज एक्सपोजर लेके बैठ गए, अब होगा ये कि वो जो ब्रोकर है ना, वो भी देख रहा है कि यार देखो लॉस शुरू हुआ, लॉस शुरू हुआ, तो वो 100% तक वेट नहीं करेगा, वो 90% पे ही आपको कॉल दे देगा, जिसको हम कहते हैं मार्जिन कॉल। वो कॉल दे देगा कि भाई आज पैसे अब चाहिए, अब लिक्विडेट करो उसको फौरन। इधर तो मैंने बटन दबाया था ना, उधर वो आपको बोलेगा वरना अकाउंट सीज करेगा। सही ना, अकाउंट सीज करना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि अब जो आपने गारंटी पैसा रखा हुआ था वो 90% खत्म हो चुका है, बिल्कुल एंड पे अब आप आ गए। तो अब आपको खत्म करना पड़ेगा सारी आपकी इन्वेस्टमेंट और शेयर कैश वगैरह वो सब बेच के वो पैसे अपने जेब में डालेंगे, बिकॉज ही इज नॉट देयर टू टेक द लॉस। लॉस और प्रॉफिट आपने लेना है, इट वाज योर रिस्क, एक्सपोजर आपने लिया था। अगर यही चीज डबल हो जाती, इट्स योर प्रॉफिट, सिर्फ आपको कैपिटल गेन टैक्स और वो अलग कैलकुलेशन। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है, किसी और का पैसा है, तो वो उस पैसे के 90% पे आके फिर आवाज मार देता है। इसको कहते हैं जब कभी सुनते हो मार्जिन कॉल आ ये चीज, ठीक है। तो वैसे अमूमन ये एक आपके उसके रिलेशन पे होता है, लेकिन मैं कभी इस चीज में कभी पढ़ा नहीं है। ऑल्दो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दे आर प्लेयर्स, रिस्की प्लेयर्स, वो खेलते हैं अपने से नहीं होता, अपने रात को नींद जो है ना वो बहुत पुरसुकून चाहिए, तो ये ना बहुत ही सुकून की नींद चाहिए, और इससे नींद सुकून की नहीं आती है। मैं मानता हूँ इससे आप रोडपति से करोड़पति बनते हो, लेकिन करोड़पति से फिर आप रोडपति क्या, कभी कभार तो पति भी रहने के काबिल नहीं। ओके, तो ऐसी थी की रिक्वायरमेंट, अब इस पे ये कर दी इन्होंने, अच्छा है ये कर दिया। लेकिन इसके पीछे भी वंस अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बूस्ट द मार्केट, मार्केट को बूस्ट करना, ये असल इसका ऑब्जेक्ट कि भाई लोग आए, पैसा लगाएं और रोते हुए जाए। मार्जिन कॉल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वही, इसको मैंने मार्जिन कॉल कहा कि भाई जब वो बिल्कुल नीचे आ गया था 4000 के करीब, मैंने इसको आवाज मार दी और भाई इमीडिएटली लिक्विडेट करो उसको। समटाइम आपकी मार्केट, पूरी मार्केट हॉल्ट हो जाती है, स्टॉप डाउन, मैंने पहले 45 मिनट्स के लिए होती थी, अब 60 मिनट्स के लिए हो जाती है। वो कब होती है? जब आपका पूरा जो इंडेक्स है, यानी इससे आपको घबराना नहीं है, अभी बीच में हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले भी हुई थी। ऐसा नहीं कि आप सोचें अरे द होल स्टॉक मार्केट इज डाउन, एकदम ही बंद हो गई पूरी स्टॉक मार्केट, नहीं। जब आपका ये इंडेक्स जो KSE 100 इंडेक्स जो है वो 4% वो नीचे आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर 10,000 पे इंडेक्स खड़ा है और वो 4% डाउन हो, तो मार्केट जो है वो हॉल्ट हो जाती है 60 मिनट्स के लिए। अगर आखिर
टाइम 60 मिनट्स के लिए, ऑल्दो अगर आखिरी टाइम में है और इतना टाइम ही नहीं है तो फिर नहीं, वरना अदरवाइज ये 60 मिनट के लिए मार्केट हॉल्ट हो जाती है। समटाइम इस वजह से भी बीच में हॉल्ट हो रही थी मार्केट कि भाई लोगों से पैसा निकलवाओ, फंड्स ही नहीं है, क्या करें, तो उसको भी हॉल्ट करके मार्जिन कॉल देके पैसे निकलवाते हैं। ओके, एक चीज और मैं यहाँ पर बात कर लूं और फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। मैं नेक्स्ट, वैसे तो मुझे इससे ज्यादा जाना था लेकिन ऑलराइट, नहीं ये वाली जो है ना, ये गुफ्तगू हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉक पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। जैसे मैंने मार्केट हॉल्ट पे बात की, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट पे बात कर दिया, ईमेल और बाय डिफॉल्ट का मैंने आपको बता दिया। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया है, वो हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन ये जैसे मैंने हॉल्ट वाली बात की, बिल्कुल ऐसे ही एक चीज है हमारे पास, लॉक सिस्टम, ठीक है ना, लॉक सिस्टम, ये जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। लॉक सिस्टम या सर्किट ब्रेकर, मिसाल के तौर पे शेयर्स है, जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए, क्या ऐसी भी गुड न्यूज आ जाए। अच्छा, मैं पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहा हूँ, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट में लॉक सिस्टम, सही है ना, ये ऊपर जितना जाना चाहे जाए, जितना नीचे जाना चाहे, हम सारी डिटेल बात नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, लेकिन अभी सुन ले, थोड़ा सुन ले, बात हुई पाकिस्तान की मार्केट में लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम से मुराद ये है कि लेट्स से द शेयर प्राइस टुडे, द शेयर प्राइस इज 100 रुपीज, ओके, आज कितनी भी गुड न्यूज आ जाए, कितनी, यानी गुड न्यूज इतनी आ जाए कि जो डॉलर का रेट अगर 100, 150, 175, 200 का है, वो गिर के 50 रुपए पे आ जाए, 25 रुपए पे आ जाए, या ऐसा हो जाए कि 1 रुपया दोगे तो $100 मिलेंगे, किसी भी गुड न्यूज आ जाए, तेल के कुएं निकल है, वो जो शेयर है वो 100 रुपए से ऊपर जाके कितना ऊपर जा सकता है, सिर्फ 5%। 5% का मतलब क्या हुआ, 105 पे आके वो रुक जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे खरीदना है, 106 चला जाए, 107 नहीं, नहीं जाएगा, वो 5 पे आके रुक जाएगा, यानी 5% पे उसको लग गया सर्किट ब्रेकर। अब तो वैसे सर्किट ब्रेकर चेंज हो गया, बल्कि ये बता दो, सर्किट ब्रेकर अब हो गया 7.5%। ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ब्रेकर को बढ़ाया कि 5 तो 5.5, 6, 6.5 इस तरह किया था, अब 7.5% है। तो जैसे मैंने 5% कहा वैसे, लेकिन अभी आजकल 7.5 चल, इससे भी हो सकता है आगे जाए, यानी 100 का शेयर बढ़ के 107.5 का हो गया, उससे ऊपर नहीं जाएगा आज। अब दूसरे दिन का वेट करना पड़ेगा, दूसरा दिन जब खुलेगा तो क्या होगा, शेयर कितने पे खुलेगा, ये देखिए 100 का शेयर था, लेट्स से 5% ही रखो ना इसको, 5% को इजी कैलकुलेशन, पहले दिन ये बढ़ के कितना हो गया, 105 का हो गया, वॉट एवर द गुड न्यूज इज, कुछ भी कर ले 105 का ही होगा, 105 पे आके बायर खड़े होंगे, सेलर खड़े हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, ये 105 से ऊपर नहीं जाए। जब दूसरा दिन शुरू होगा, उस दिन भी जाहिर, उस दिन भी सब भाग रहे होंगे उस शेयर के पीछे, व्हाट्स द मैजिक, तो वो शेयर जो है वो आज भी सिर्फ 5% बढ़ेगा, 105 का 5% बढ़ के लेट्स से 110, 110.5 इस तरह, सही है ना, लेट्स से 111 हो गया। अब तीसरे दिन का वेट करना पड़ेगा, फिर वो 5% बढ़ेगा, और इस तरह, यानी इस तरह स्लोली हर रोज हो जाएगा और 400 रुपए तक जाएगा। इसको कहते हैं अपर फ्लोर लग गया, सर्किट ब्रेकर लग गया, ट्रक कंप्रेसर ऑफ हो गया, मार्केट चलती लगी बट दैट पर्टिकुलर शेयर वुड स्टॉप, इसको कहते हैं अपर लॉक। बिल्कुल इसी तरह एक चीज होती है लोअर सर्किट, कितनी भी बैड न्यूज आ जाए, बदतरीन न्यूज, कंपनी का चेयरमैन चोर हो गया, सीईओ को जेल हो गई, सारी इन्वेंटरी को आग लग गई, और ओ भाई कुछ भी, 100 रुपए से गिरेगा कितना हो, 5%। लेकिन अभी तो खैर मैंने आपको लॉक बता दिया, चेंज हो गए, 5% गिर के कितना हो गया, 90, कुछ भी हो गया 90, अगले दिन फिर गिरेगा 95 का 5% से गिर के आएगा। तो ये लॉक सिस्टम इसलिए लगाए हैं ताकि कोई मार्केट को एकदम बिल्कुल ऊपर ना ले जाए और बिल्कुल गिरा के नीचे ना ले जाए, क्योंकि उसकी वजह यही है कि जब पहले लॉक सिस्टम नहीं थे तो एक ही दिन में ये 100 रुपए का शेयर जीरो भी हो जाता था, एकदम हार्ट अटैक गॉन। अगर सोचे ना, अगर लॉक ना हो तो ये 400 पे जाएगा, 400 से आधे मिनट बाद गिराएंगे इसको, 200 बनाएंगे, 200 से 2 रुपए कर देंगे, 2 रुपए से 400 कर देंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
लेकिन जाहिर है वो मार्केट, अभी मैंने आपसे कहा कि देयर आर फ्यू प्लेयर्स, तो वो तो खेलते हैं। इसी वजह से इन मार्केट्स में लॉक लगाने होते हैं, लेकिन ये लॉक भी इनएफिशिएंसी है, अच्छी चीज तो नहीं है ना लॉक। आप सोचे आज आपके हाथ में, आज आपके हाथ में शेयर है, बस ये बात करके खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम ब्लॉक पे बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं लाइव ट्रेडिंग पे बात करेंगे, दोनों चीजें बल्कि साथ ही। ये बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ ह्यूमन बायसनेस भी लाना चाहता हूँ, और कुछ ऐसी जो हम कैलकुलेशन की गलतियां करते हैं वो भी इसमें लाना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। जरा सोचिए, आज आपके पास शेयर है, यू आर इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आपके पास 100 रुपए वाला शेयर है, $XYZ शेयर्स में, आपको आज की तारीख में बेचना है किसी भी कीमत पे। आप चाहते हैं यार वो 99 पे बिक जाए, नहीं 98 पे बिक जाए, 97 पे बिक जाए, 95, 80 पे बिक जाए, 70 पे बिक जाए, आई हैव टू सेल इट। मुझे बेचना है और मुझे आज ही की फ्लाइट लेके निकलना है, ये कोई भी हो जाए। आप बताएं, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में होंगे, यू कैन नॉट सेल इट, क्योंकि जैसे ही आप अपने शेयर बेचना शुरू करेंगे उसकी प्राइस गिरना शुरू होगी, 99, 98, 97 है, लेकिन आप तो बेचना चाहते हो, 95 पे आके उसको लॉक लग जाएगा। अब आप बोलोगे मुझे बेचना है यार, 80 रुपए में ले लो, 70 रुपए में ले लो, बेच ही नहीं सकते, लॉक लग गया, स्टॉप, सर्किट ब्रेकर। इसी वजह से इन मार्केट्स को, ये मार्केट लिक्विड मार्केट्स, इन मार्केट्स के लिए एक बात ये भी कही जाती है कि इनएफिशिएंसी और अपनी जगह, लेकिन एक जो इलिक्विडिटी का मसला है कि भाई ये लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मतलब, अगर फॉरेन इन्वेस्टर को आज रात को भागना है, जो उसने अपना मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर लगाया हुआ है मार्केट्स में, और उस मार्केट से उसको निकल के आज उस गोरे को हटना है, कैसे हटे, तो लॉक लगाना। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो कहता है बाय करो मार्केट में, उसके बाद न्यूज होती है बाय करना है, इस मार्केट में एंटर होना है। अब वो एंटर हुए, 100 रुपए के शेयर पे एंटर हुए, वो अपने ब्रोकर को बोलते हैं बाय करो जितने भी है, 100 रुपए बाय किया, 101 है, जब डिमांड बढ़ी ऑब्वियसली 101 हुआ, 102 हुआ, 103, वो कह रहा है बाय करो, मेरे पास पैसा है, बोलो फ्लो करो, बाय करो। हाँ बोलेगा बाय नहीं कर सकता, 105 पे आगे ताला लग गया, अरे मेरे पास पैसे पड़े, बाय करना है, बोला सर आज बाय नहीं होगा, अब नेक्स्ट डे बाय नहीं होगा, अब नेक्स्ट डे बाय, फिर एक दिन। तो दैट्स व्हाई दीज मार्केट्स आर नॉट लिक्विड मार्केट। लेकिन ज़ाहिर इसके फायदे भी नुकसान भी हैं। हम ब्लॉक सिस्टम पे बात भी करेंगे, थोड़ी सी मैं ह्यूमन बायसनेस पे बात करूंगा, हम क्या करते हैं। ऑलराइट, तो आज हमने ओपनिंग एन अकाउंट, व्हाट्स द कैलकुलेशन, व्हाट इज सीजी, कैपिटल गेन एंड कैपिटल गेन टैक्स, कब ये एग्जाम पे हो जाता है, क्या चीजें, और वेरी इंपॉर्टेंट इज योर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, जिसमें आपके शेयर होना बहुत जरूरी है। इट मींस इट्स जस्ट इन योर पॉकेट। लेकिन अब एससीसीपी मजबूत हो गया है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर्स, बिकॉज ऑफ एफएटीएफ, डिग डाउन तो आपको करता है वो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके शेयर्स हैं अब उसके बाद में महफूज होते हैं, बट स्टिल यू नीड टू हैव अ सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो सारी बातों की एक बात, वंस अकाउंट इज ओपन, देखो याद रखो बैंक अकाउंट में भी ऐसे ही होता है, एक दफा वो जो पुराने बैंक अकाउंट खुल गए, सबसे ज्यादा फ्रॉड के, एक दफा ओपनिंग वाले बैरियर से आप एक दफा गुजर गए, फिर तो गुजर गए ना, फिर थोड़ी आपसे कोई ऐसा पूछा जाता है। रेगुलेटर की भी ज्यादा नजर, वो उनको प्रेशराइज क्या करता है भाई, अल्टीमेटली दीज ब्रोकर हाउस व्हाट दे वांट, you buy shares, you sell shares, whatever the money is, उनको क्या फर्क पड़ता है, they have to earn commission। इस तरह बैंक मैनेजर की डेली ख्वाहिश क्या होती है, पैसा लाओ जितना ला सकते हो, हमारी बैंक को लिक्विड करना है, हमारा हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोले, ये तो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से अकाउंट ओपनिंग एक दफा वहां पर अगर वीकनेस हुई और लूप होल हुए और आप एंटर हो गए, फिर उसके बाद तो गेम चलती रहती, उसके बाद तो गेम चलती रहती, ठीक है ना। लेकिन एक दफा अकाउंट ओपनिंग में, इसीलिए ये चाहे आप ऑडिट और क्लाइंट की बात करें, ये आप कॉलेज एंड स्टूडेंट की बात करें, वंस यू हैव अ बैड स्टूडेंट, एक दफा आपने शुरू में गलती कर दी और एडमिन ने से इसको स्क्रूटनी नहीं की और गलत बच्चा आ गया, फिर वो एक गंदी मछली, तो यू नो मैस्ड अप एवरीथिंग। तो यहाँ भी यही बात है कि अकाउंट खोलने के टाइम पे अगर वो एक दफा खुल गया, तो ये खैर ये सारी गुफ्तगू हमने की, फिर हम ब्लॉक पे आए, हॉल्ट पे आए, मार्जिन कॉल की बात की, हमने क्रेडिट की बात की, और जिसको मैंने आपको एडवाइजेबल किसी हद तक आगे ना करें। नेक्स्ट मीटिंग में होपफुली विल सी लाइव ट्रेडिंग और वी टॉक अबाउट अपर लॉक। मैं देख लेता हूँ कैसे इसको करना है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।